बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान, अलबरका के ऑफिस बेरर्स, बोर्ड मेंबर्स, बीएमसी मेंबर्स, अलबरका के जनरल मेंबर्स और अलबरका के इस सालाना जलसा में मेहमान के तौर पर तशरीफ़ लाए आप सभी हजरात भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस एक्सट्रीमली क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दौर में फाइनेंशियल इंक्लूजन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, शरिया फाइनेंशियल प्रिंसिपल पर मबनी माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के इस सालाना जलसा में हम देख सकते हैं कि जिस तरह का इंतज़ाम है, जो एक्सपेक्टेशन या मुतालबा था शहर अहमदाबाद की आवाम से इन जनरल और अलबरका क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान से इन पर्टिकुलर में जो मुतालबा था कि वो अपनी शमूलियत से इसे रोशनास करेंगे, तो आप जितने चुनिंदा लोग इस हॉल में हाजिर हैं वो वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। वो इस बात की तरफ दलील देते हैं कि दरअसल ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन नीड या इंसानी हमदर्दी का जो एहसास है वो आज भी बाकी है। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आम तौर पे हम जानते हैं कि हमारा माशरा, ख़ास करके मुस्लिम माशरा, फाइनेंशियली लिटरेसी से बहुत दूर है। वो अपने कारोबार तो करता है, धंधा रोज़गार करता है, लेकिन फाइनेंशियली जो लिटरेसी उसे हासिल होनी चाहिए उससे दूर रहता है। तो बहुत मुमकिन है कि अगले 10-15 मिनट जो अलबरका जो आपकी सोसाइटी है उसके हिसाबात जब आपके सामने पेश किए जाएंगे तो आप में से कुछ लोगों को वो नंबर्स शायद ऐसे महसूस हों जो आपको बोर कर रहे हों, लेकिन चूँकि आप अच्छे से जानते हैं अलबरका सोसाइटी न किसी प्रेसिडेंट की है, न किसी वाइस प्रेसिडेंट की है, न इसके बोर्ड मेंबर्स की है। आप सब जो इसके मेंबरान हैं, आप इसके ऑनर हैं। तो जिस तरह आप अपने कारोबार के हिसाबात देखते हैं या देखना चाहिए, समझते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आपको अलबरका के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पेश किए जाएंगे उसे भी समझना चाहिए। आपका वो हक है और आपको उसके अंदर जो भी कंसर्न्स रेज हो रहे हों आप ऑफिस पर रब्त करके अपने कंसर्न भी बता सकते हैं। पहले हम लीगल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि अलबरका किस तरह से काम करती है। अलबरका का लीगल स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम जानते हैं कि ये रजिस्टर्ड है गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961 के अंदर। इसका गवर्नेंस जैसा कि मैंने जिक्र किया डेमोक्रेटिकली ये मैनेज होती है मेंबर के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं हम शरिया कॉम्प्लायंस सोसाइटी हैं, तो हमारा एफिलिएशंस है सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी न्यू दिल्ली के साथ, और हम इसका जो कॉम्प्लायंस की ज़रूरत होती है तो गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लाई करना रहता है। टैक्सेशन जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह भी जितने भी स्टैट्यूटरी लॉ हैं उसके साथ जो फाइनेंस के लिए रिलेटेड होते हैं उससे कॉम्प्लायंस करना ज़रूरी होता है। अब ये सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, तो मेंबर्स जो होते हैं, जो इसके ऑनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से फंड हासिल किया जाता है। इसके अंदर जैसे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, शरिया कॉम्प्लायंट है, लोगों की इंसानी ज़रूरत के लिए है, तो कोई जो लोग हैं जो इसके साथ अलाइन करते हैं, इस कोर्स के साथ है, तो वो इसके साथ ग्रांट्स और डोनेशन भी दे सकते हैं जो इसका ऑन फंड होगा। और फिर जो इसका एक्यूमुलेटेड सरप्लस होगा, जिसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो भी इसके अंदर री इन्वेस्ट होगा। ये इसका कुल मिलाकर कैपिटल कह लें, ये कैपिटल रहता है सोर्स ऑफ फंड किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट एनालिसिस। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि कुछ नंबर्स आपके सामने पेश किए जाएंगे, तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट होता है किसी भी वक्त के दिन फाइनेंशियल हेल्थ उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है वो ये बताता है। तो हम नज़र डालेंगे तो देखेंगे पहले नंबर पर जो है वो शेयर कैपिटल है। पहली कॉलम जो है वो मार्च 2025 का स्टेटस है, उसके बाद वाली कॉलम जो है मार्च 2024 है, और उसके बाद जो है उसके अंदर क्या तब्दीली आई है मार्च 2024 से 2025 के बीच में वो दिखाता है। तो हम नज़र डालें, शेयर कैपिटल जो है वो 51,35,000 था मार्च 25 के अंदर, जो 24 में 39,72,000 था। तकरीबन 11,62,000 रुपये के नए शेयर्स दस्तियाब हुए अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 25 के दौरान। ठीक इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस है, जो एक्यूमुलेटेड फंड होते हैं जो सोसाइटी का, वो
5,61,000 है 25 में, और 4,04,000 था 24 में। तकरीबन 1,57,000 का इजाफा इसके अंदर है। अगला जो डिपॉजिट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स मार्च 25 के अंदर 4,16,00,000 रुपए थी, जो मार्च 24 में 3,13,00,000 थी। तो तकरीबन 1,02,00,000 रुपए का इजाफा ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर हुआ है। अदर करंट लाइबिलिटीज जो है 13,53,000 थी और मार्च 24 के अंदर 8,13,000 थी। तो इसके अंदर भी इजाफा 5,39,000 है। बैलेंस शीट के टोटल में देखें तो वो तकरीबन 1,21,00,000 का इजाफा अप्रैल 24 से मार्च 25 के दौरान हुआ है। एसेट साइज नज़र डालते हैं तो प्लांट इक्विपमेंट जो है फिक्स एसेट्स है वो 57,48,000 था मार्च 25 में, और मार्च 24 के सामने 39,83,000। 17,65,000 का जो इजाफा हुआ है, इसमें ख़ास इजाफा वो है जो हमने, जैसे कि अभी सदर साहब ने अपनी इफ्तिताई गुफ्तगू में बताया कि हमने खुद की एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली है जो सफल 8 में है, जो इसका हेड ऑफिस है। तो उसके इंटीरियर के लिए तकरीबन हमने 20 लाख रुपए खर्च किए, उसी का ये इजाफा है। प्रॉपर्टी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आ चुकी थी, तो ये मेजर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एडिशन है वो इस चीज़ का है। इन्वेंट्रीज, जैसे कि आप जानते हैं हम छोटी छोटी चीज़ें का भी ख़रीद फरोख्त करते हैं, तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, टी वगैरह, चाय पत्ती जो है वो अलबरका उसकी भी अपने मेंबर्स को और दीगर लोगों को बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर प्रोवाइड करता है, तो वो उसका इन्वेंट्री 27,000 रुपये थी। लोन्स एंड एडवांसेस, यानी जो फाइनेंस या लोन हम मेंबर्स को देते हैं वो मार्च 25 के अंदर तकरीबन 3,51,00,000 था, जो मार्च 24 में 2,59,00,000 था। तो 91.88 लैक्स का जो है वो इजाफा हुआ है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो लिक्विडिटी के तौर पे रखा जाता है वो मार्च 24 में 65 लाख था, जो मार्च 25 में 76 लाख हुआ, तो वो तकरीबन 11 लाख का इजाफा उसमें है। और अदर करंट एसेट्स के अंदर 1,87,000 रुपये मार्च 25 में थे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ देखनी हो तो ये बैलेंस शीट पता चले तो रहता है कि इसके अंदर क्या एसेट्स है, जो हमारी फंड है वो कितने महफूज है, कहाँ पे गए हुए वो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करेंगे तो ये देखते हैं मार्च 25 के दौरान जो टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो 38,30,000 रुपये है, जो मार्च 24 के सामने 18,52,000 रुपये था। तो देखते हैं तकरीबन 106% का इजाफा हुआ है। मोर देन 100% जो रेवेन्यू है, जो मेन इनकम है वो मार्च 24 से मार्च 25 के दौरान बढ़ी है। तो ये मेजर है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहला जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी वो इनकम है जो अलबरका जो फाइनेंस करता है, जो प्रोडक्टिव लोन्स होती हैं, जो मुराबा फाइनेंस हो, मुदारबा हो, मुशारका हो, इजारा, जिससे प्रॉफिट अर्न करता है। तो वो साल मार्च 24 में 14 लाख रुपए थे और 24-25 के अंदर वो 26,80,000 रुपये हो गए। तकरीबन 12,79,000 रुपये का इनकम यहाँ पर एडिशन हुआ है। अगर हम देखें कि अखराजात के मामले में एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना हो तो उसका जो टीम है, जो उसको चलाती है, जो उसका स्टाफ है, उसको देखना ज़रूरी होता है। तो अलबरका पहले दिन से ही बहुत हसास है इस मामले में कि वो अच्छे क्वालिफाइड लोगों को रखे, तो उसके सामने वो खर्च भी करती है इसी तरह। तो हम देख सकते हैं कि जो 9,89,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था वो मार्च 25 के अंदर 13,51,000 हो गया। तकरीबन 36.58% का इजाफा है। और डेप्रिसिएशन जो नॉर्मली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नया इंटीरियर डेवलप किया तो वो मार्च 24 के सामने मार्च 25 में वो ज़्यादा है। उसके साथ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो तकरीबन लगभग बराबर है। 8,12,000 मार्च 24 तक थे और 8,35,000 जो है वो मार्च 25 तक हैं। तकरीबन 22,000 का नेग्लिजिबल इंक्रीज़ है। इस तरह देखें तो टोटल एक्सपेंस जो होता है वो 28,45,000 है मार्च 25 में, जो 18,65,000 था। तो वो उसमें इंक्रीज़ 52.51% है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है वो 106.75% से, और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है 52.51% से। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो 9,85,461 रुपये है मार्च 25 में, जो थोड़ा सा लॉस था, चूँकि हम जानते हैं कि हमारी एक नई ब्रांच
जुहापुरा ओपन की गई थी उसको ब्रेक इवन पर आने में थोड़ा वक्त लगा था, जिसकी वजह से वो मार्च 24 के अंदर नेग्लिजिबल लॉस था, तो वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड से पहले। तो 9,85,000 जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके सामने जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, जो ग्रोथ फंड के डिपॉजिटर है जिनको हम प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो उसके सामने 9,19,000 का प्रॉफिट एलोकेशन उनको दिया गया। तो 9,85,000 में से 9,19,000 देने के बाद 65,936 का नेट प्रॉफिट सरप्लस रहा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो प्रॉफिट फ्रॉम कंज्यूमर लोन्स जैसा मैंने कहा वो 60,21,000 रुपया जो हम मुराबा बेस्ड फाइनेंसिंग करते हैं, और जो बिज़नेस जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे फाइनेंसिंग करते हैं उसका प्रॉफिट 6,58,000 रहा। तो इसके अंदर टोटल जो इंक्रीज़ है देख सकते हैं कि 99.60% मुराबा फाइनेंसिंग में है और प्रॉफिट ऑन बिजनेस लोन में 69.80% का इंक्रीज़ है। तो इस तरह 91.35% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अदर इनकम के अंदर जो कि हम जानते हैं जो भी लिक्विड फंड हम रखते हैं वो ग्रेजुअली डेप्रिशिएट होता है। तो जिस तरह हमें गाइडलाइन मिली है सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी की तरफ से कि हम अपने लिक्विड फंड को कोई मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर, तो टाटा एथिकल के म्यूचुअल फंड के अंदर हम पार्क करते हैं, तो जो 3,41,000 का जो नफ़ा है ड्यूरिंग द ईयर 24-25 के अंदर वो टाटा म्यूचुअल फंड से मिला था। और जो सर्विस चार्जेस हम रिकवर करते हैं, जो हम इंटरेस्ट फ्री लोन लोगों को देते हैं, वो तकरीबन 4,18,000 रुपये था। तो इस तरह ये टोटल इनकम जो अदर इनकम है 7,59,000 वो यहाँ पर आती है। अब ये बैलेंस शीट एंड फाइनेंस P&L का एनालिसिस के बाद थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि किस तरह हमारा सफ़र शुरुआत में से हुआ। जिस तरह हम जानते हैं कि जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर हुई थी वो तब हमारी मेंबरान की तादाद 266 थी। पहला साल ख़त्म होने पर 475 हुई और ग्रेजुअली हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में मार्च 25 के अंदर 3,320 मेंबर थे। शेयर कैपिटल भी देखें किस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता चला गया है कि हर दिन, यानी इसकी ये बताता है कि किस तरह हमारे जो मेंबरान हैं इस सोसाइटी पर ट्रस्ट करते हैं और इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा परसेंटेज वाइज है, हम देख सकते हैं कि मेंबरान की तादाद किस रेशियो से इजाफा हुआ है। मार्च 22 में 94%, 83%, 47% और अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 34% का इंक्रीज़ है। इसी तरह शेयर कैपिटल के अंदर 13% 41% और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 29% का इंक्रीज़ है। अब ये कंपेयर करना चाहेंगे कि हम सोसाइटी ने पूरे साल के अंदर क्या किया है। तो मार्च 24-25 और 23-24 के दौरान जो डिफरेंसेस हैं हम देख सकते हैं कि मार्च 24 के अंदर जो टोटल डिपॉजिट अलग अलग इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल जो सोसाइटी को मिली थी 23-24 के अंदर वो 6 करोड़ रुपए थी, जो 24-25 के अंदर 9,37,00,000 रुपए है। यानी साल के दौरान जो मेंबरान ने अपनी अमानत या अपनी शेयर के फंड जो सोसाइटी में जमा किए वो 9,37,00,000 थे, जो 23-24 के मुकाबले में तकरीबन 56% ज़्यादा थे। ये इस बात की दलील कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अलबरका पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है। और जो एंड में बैलेंस रह जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो कुछ इस तरह है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,53,00,000 जो थे वो मार्च 25 के अंदर 4,67,00,000 हो गए। 32% बैलेंस जो रिटेंशन है, जो मनी कोऑपरेटिव के पास रहता है, उसके अंदर भी 32% का इजाफा हुआ है। अब यही डिपॉजिट का जो परफॉर्मेंस है हम देख सकते हैं कि जो तकरीबन 19,39,00,000 रुपए मार्च 25 तक आ चुके थे, वो किस तरह हुआ है। पहले साल का ऑपरेशन सिर्फ 4 महीने का था तो 20,96,000 रुपये आए थे। दूसरे महीने का ऑपरेशन 1,28,00,000 आए, फिर 2,80,00,000 आए, फिर 5,88,00,000 और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9,20,00,000 रुपये का डिपॉजिट हमारे पास आया था। ये कंसिस्टेंट इस साल 56% का ग्रोथ है, बाकी 100% से ज़्यादा का ग्रोथ रहा है। अब एक चीज़ बहुत अहमियत यहाँ पे रखती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि 16,22,00,000 रुपए जो हैं वो लोगों के अमाना फंड हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो 19,39,00,000 रुपए टोटल आए हैं उसमें 16,22,00,000 रुपए अमाना फंड यानी कि डेली डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट है, जिसके सामने ग्रोथ फंड का जो अमाउंट है वो 3,17,00,000 के करीब है। मतलब कि टोटल डिपॉजिट्स जो आती है अलबरका में उसका 84% लोग ऐसे अलबरका को देते हैं जिनसे कोई एडिशन की उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो रकम सोसाइटी में रहे वही हमें वक्त पर वापस मिल जाए। तो ये इस तरह के फ़ंड है। सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं पूरे डिपॉजिट का जो ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग रन के लिए पैसा रखना चाहते हैं और क्या कहते हैं इसके ऊपर रिटर्न मिले। तो ये इस बात की दलील है कि लोग जो मुतालबा करते हैं कि भाई हमें इस पर क्या रिटर्न मिलेगा, कैसा मिलेगा।
अलबत्ता अलबरका इस बात की भी तवज्जो देता है कि रिटर्न जो उनको मिल सके, लेकिन आम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे सेविंग्स हो और हमारी ज़रूरत पर पैसे हमें मिल सकें। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि 84% फंड जो अलबरका को अभी तक मिला है, उस पर सिर्फ जो रकम उन्होंने दी है वही उसी का मुतालबा रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हमारा ये फिगर्स दिखाता है कि किस तरह रकम बढ़ती चली गई है। अब ये ब्यौरा है लॉन डिसबर्समेंट का। हम ये देख सकते हैं कि टोटल 5 साल के अंदर कुल 856 लोन दी गई जो कंजम्पशन बेस थी, मतलब जो सर्विस चार्ज बेसिस पे दी गई थी, और वो रकम टोटल होती है 3,73,00,000 रुपये। और ऑन एन एवरेज 856 लोन 3,73,00,000 रुपये, तो पर लोन का जो एवरेज साइज़ है 43,600 की लगभग एवरेज से लोन दिया गया। जो प्रोडक्टिव फाइनेंस है, जैसा आपने जिक्र किया कि वो बिज़नेस लोन या मुराबा फाइनेंसिंग, वो तकरीबन 590 लोन दी गई और 11 करोड़ 66 लाख रुपए का फाइनेंस दिया गया, जो ऑन एन एवरेज तकरीबन 1,97,000 रुपये का हिसाब से ऑन एन एवरेज ये दिया गया। टोटल हम देखने जाएँ तो इस 5 साल के दौरान 1,446 लोन्स या फाइनेंस दिया गया है, जिसकी टोटल रकम होती है 15 करोड़ 40 लाख रुपए। तो ये एक सफ़र में इसके अंदर भी ग्रोथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, हमारी सोसाइटी का लोन पोर्टफोलियो वो भी बढ़ता चला गया है। अब हम आते हैं, ये यहाँ तक का जो फाइनेंशियल एनालिसिस था पूरा होता है। जिस तरह के बात शुरुआत में आई कि अभी जिस तरह की सोसाइटी की ज़रूरत है, सोसाइटी इसका एक्सपांसन चाहती है, तो अब ये जो सिर्फ अहमदाबाद शहर के अंदर इसका अभी तक का है, जो अहमदाबाद शहर यानी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अंदर रहता होगा वही इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो इसके लिए अभी हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सपांड होकर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाए। तो जो इस साल इंशाल्लाह हम इस रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत अर्जी करेंगे कि इसका जो क्राइटेरिया है, जो वर्किंग एरिया है, वो अहमदाबाद सिटी से बढ़कर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाए। जैसा कि जिक्र आया था इफ्तिताई गुफ्तगू में, हमारे सदर साहब ने कहा था कि एक और ब्रांच जो बहुत ज़रूरी है सेंट्रल अहमदाबाद में, जो हमारे पिछली बार भी अनाउंस किया गया था, लेकिन समहाउ हम थोड़ा सा वो देखते हुए नहीं बढ़े थे। तो इंशाल्लाह इस साल हम सेंट्रल अहमदाबाद के अंदर भी एक ब्रांच खोलेंगे, जो एक कलेक्शन सेंटर तो ऑलरेडी हमने हमारे सीए सोहेल मेहदाजी वाला साहब के ऑफिस से शुरू कर दिया है दानिल इमना में। इंशाल्लाह जल्दी जैसे वो होगा तो ब्रांच की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वो हमारी ख़वातीन बहनों का होता है। तो हमारी लेडीज़ विंग भी, हमारे बोर्ड मेंबर जो हैं वो काफ़ी वक्त से इस पर मेहनत कर रही हैं, काफ़ी लेडीज़ को भी उन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ा है, लेकिन जिस तरह से मतलूब है उस तरह अभी हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इंशाल्लाह इस बार हम कुछ और स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वैसे कुछ हम काम करेंगे, जिससे वेमेन सेंट्रिक और प्रोग्राम किए जा सके। और हेल्थ केयर बहुत बड़ा मसला है, एक छोटी सी बीमारी के अंदर लोग मकरूज़ हो जाते हैं। तो इस पर भी अलबरका का फोकस है कि कैसे हम लोअर मिडिल क्लास इनकम के लिए म्यूचुअल कॉपरेशन से कोई शरिया कंप्लायंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट या हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हो सकता है, उस पर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ होगा तो वो भी हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो आगे आएगा। डिजिटल का दौर है, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम अलबरका के अंदर अपना फ़ंड तो रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे वक्त पर हमें ये मैसर नहीं होता। जबकि हमारे दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा रहता है तो जब चाहे हम तब जीपे कर दें, गूगल पे कर दें और पैसे ट्रांसफ़र कर लें, एनईएफटी और आरटीजीएस कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर लगातार रिसर्च और करती है। तो हम अभी रिसेंटली इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आरबीआई से गवर्न नहीं है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए विद इन द लॉ किस तरह हम क्यूआर कोड बेस्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं या एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे डिस्कशन सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ, रेगुलेटर के साथ, तो इस तरह से डिस्कशन चल रहा है, जो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही इस तरह का कोई प्रोडक्ट, इसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो अलबरका लगभग नेक्स्ट बोर्ड में हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम ये इस तरह की अगर कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं तो ज़रूर हम हमारे मेंबर को इस तरह की फैसिलिटी देंगे, जैसे वो जब चाहे वो पैसे अलबरका को दे सकें और जब चाहे तब उनसे अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर भी हमारी तवज्जो, इंशाल्लाह इस पर आगे काम किया जाएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अलबरका पर ट्रस्ट क्यों किया जाए। जैसे हमारे फील्ड में लोग, हमारे मेंबर जाते हैं तो यही सवाल करते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आज के इस
जो स्कैम के दौर में जहां हमारे बैंक अकाउंट भी महफूज नहीं हैं, स्कैमर्स हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए लेके जाते हैं, और हमारे तारीख भी ये रही है कि शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट के नाम पे, इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे बहुत सारे कौभांड हमारे इस मुल्क में भी हुए हैं। तो हर एक इंसान का जिसकी हलाल और जायज़ कमाई है, तो वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि क्यों अलबरका पर ट्रस्ट किया जाए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की। हम अपने देते हैं कि हम जानते हैं, जिस तरह अभी आपके सामने आएगा, कि ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है उसकी कमिटेड टीम है। आप यहाँ पे स्टेज पर भी देख सकते हैं, जो इसके लिए वक्त देते हैं, जो अपने डेडिकेटेड टीम है, जो बहुत स्मूथली इस पर वर्क करती है और टाइम देकर नक्की करती है कि इसका ऑपरेशन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हम हर महीने पूरा जो लेखा जोखा होता है उसकी समराइज रिपोर्ट अपने मेंबर्स को भी देते हैं और पब्लिकली भी इसको दिखाते हैं, ताकि लोग इसको देख सकें और किसी के सामने कभी भी सवाल हो तो उसको देखा जा सके। इसका इंडिपेंडेंट बोर्ड है। जितने भी, अगर आप मॉडल्स देखेंगे, जो भी स्कैमर्स होते हैं वो या तो एक फैमिली, एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल के होते हैं, जबकि अलबरका के बोर्ड की तरफ आप नज़र डालेंगे तो न तो ये किसी बिरादरी का है, न किसी एक पर्सन का है, न ही किसी एक जमात का है। इसके अंदर जो भी क्वालिफाइड जैसे लोग हम देखते हैं, बिना किसी जाति, धर्म, बिरादरी या कास्ट को डिफरेंस दिए बगैर अगर अलबरका की वो मतलब उसके ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता है और अपना वक्त देना चाहता है, तो अलबरका हमेशा उसको वेलकम करता है। तो वैसे लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और जो भी डिस्कशन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, पूरी दलाइल के साथ उसमें रखने के बाद वो काम किया जाता है। तो इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि इस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए। और ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी अलबरका का बोर्ड मेंबर जो है वो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब वो पहले से ही इसका रिजॉल्व किया है कि भाई जो अलबरका के बोर्ड मेंबर होंगे वो लोन नहीं मिलेगी, जिससे ये क्या है, इसका इंटीग्रिटी जो सेल्फलेस जो कंट्रीब्यूशन देना है कोऑपरेटिव को, वो इसलिए पहले से ये कर रखा है, तो वो ले नहीं सकते। ज़्यादातर जो भी कौभांड कोऑपरेटिव बैंक्स के भी हमारे सुनने आते हैं, तो ये पता चलता है कि वो उनके ही मिलने जुलने वाले किसी कंपनी के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो यहाँ तो ना ही कोई रिलेटिव, ना ही अलबरका का बोर्ड मेंबर जो है वो इससे लोन हासिल कर सकता है। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। ऑल ऑपरेशन जो है डेमोक्रेटिक मैनर में होता है। इसकी जो भी बोर्ड मीटिंग होती है, बीएमसी मेंबर की मीटिंग होती है, उसके अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं पूरे डेमोक्रेटिक अंदाज से किए जाते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके डेली MIS है, जो हमारी टीम चाहे जुहापुरा की हो या रखियाल की हो, वो डेली MIS देती है। वीकली मीटिंग्स इसकी होती हैं और क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग करते हैं। तो ये जितने क्वालिफाइड लोग हैं, जो जितने काम कर रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस तरह की कोऑपरेटिव, और इसकी तारीख भी दिखा रही है कि कैसे ये ग्रो करते हुए चाहिए। तो लोगों का ट्रस्ट भी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर लोग अमानत के तौर पर दें और अपने वक्त पर हासिल कर लें। तो अलबरका इस तरह जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो डेडिकेटेड टीम है, उस तरह जो काम कर रही है, तो इसी वजह से ये है कि हम अलबरका पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। बहुत सारे लोग जब हम मिलने जाते हैं तो फील्ड के अंदर ये बताते हैं कि भाई आपको फ़लाँ ये काम करना चाहिए, यहाँ पे पैसा रिटर्न ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उनके सारे मशवरे हैं वो काबिले मतलब एहतराम है, ज़रूरत है। लेकिन अलबरका का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ अपने मेंबर का चाहती है, जो जिस तरह की अभी बात आई। लेकिन इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो वो लोग जो बैंकेबल नहीं हैं या जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं, तो अलबरका पहले उसको प्लेटफॉर्म देना चाहती है। तो साथ ही साथ उसके साथ जो भी इसको सेल्फ सस्टेन रखने के लिए जो भी इस तरह प्रॉफिटेबल डीलिंग होगी, ट्रांजैक्शन होगी, उसमें भी अलबरका काम करती है। लेकिन सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका है कि माइक्रो फाइनेंस लेवल पर और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से बातें थी। उम्मीद है आप सब ने इसे गौर से समझा होगा, सुना होगा, और अलबरका के साथ आगे चलकर जैसे जैसे आप इसको तक़वियत पहुँचाएंगे, इंशाअल्लाह अलबरका और ग्रो करता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।